This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका की। साथियों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जबकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का 4था स्तंभ माना जाता है। अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आज हमने कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में न्यायपालिका पर चर्चा करने का फैसला किया है। नमो इम्पैक्ट में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यायमूर्ति MC गर्ग। गर्ग साहब, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जस्टिस MC गर्ग हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं। आइए देखते हैं उनका एक सफरनामा। न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग का जन्म 1954 में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से B.Com ऑनर्स और LLB करने के बाद उन्होंने 1978 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और वकालत शुरू की। न्यायमूर्ति गर्ग को फौजदारी, दीवानी एवं श्रम मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने साइबर क्राइम में भी डिप्लोमा करके सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए होने वाले अपराधों पर अध्ययन किया। 1985 में जस्टिस गर्ग को दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय और कैट में अपना वकील नियुक्त किया। जस्टिस मूलचंद गर्ग की सेवाओं को देखते हुए 1995 में दिल्ली के अतिरिक्त जिला जज के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने 30 हजारी और कड़कड़ डूमा कोर्ट में अपनी सेवाएं दी। जिला अदालत में तैनाती के दौरान जस्टिस गर्ग ने औद्योगिक और श्रम से जुड़े मामलों में कई अहम फैसले दिए। 2008 में जस्टिस मूलचंद गर्ग को पदोन्नत करके दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। कानून के क्षेत्र में आप एक जाना पहचाना नाम हैं। आपके कई शोध पत्र अलग अलग जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ ही जस्टिस गर्ग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की। सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने उन्हें CA, CS और ICWA ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त किया। जस्टिस गर्ग कई सामाजिक और वैधानिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हैं। हम गर्ग साहब से चर्चा करें उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्यों न्याय मिलने में हिंदुस्तान में देरी होती है। देश की अदालतों में न्याय पाने की आस में 3 करोड़ मामले लंबित हैं। मुकदमों का बढ़ता बोझ इसलिए और ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि सुनवाई के लिए जज नहीं हैं। अगर बात करें निचली अदालतों की तो वहां 5000 के करीब जजों की कमी है। निचली अदालतों को न्याय व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, मगर वहां जजों की कमी किसी से छिपी नहीं है। देश के ज्यादातर राज्यों में निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई और न्याय जरूरी है। भले ही आधारभूत ढांचे में कमी हो, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जांच व्यवस्था, नए कोर्ट के गठन, नए कोर्ट हाउसों का निर्माण, कोर्ट के स्टाफ और साजो सामान उपलब्ध कराने और त्वरित सुनवाई के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को बढ़ावा दे। कानूनविदों का कहना है कि देश में कानून की पढ़ाई का स्तर बेहतर न होने की वजह से न्यायाधीश के पद के लिए अच्छे दावेदार नहीं मिल पाते। देश में कानून की पढ़ाई वकालत के पेशे को ध्यान में रखकर कराई जाती है। जज बनने के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं है।
जबकि दुनिया के कई देशों में वकालत करने और जज बनने के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम हैं। जज साहब, हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को लंबा समय लगता है, न्यायालय में धक्के खाने पड़ते हैं न्याय पाने के लिए, ऐसा क्यों? वास्तव में क्या चाहिए कि हर 50,000 व्यक्तियों पर एक न्यायालय हो, परंतु इस समय ऐसा नहीं है। इस समय 5 लाख पर एक हम कह सकते हैं, पर देखा जाए तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके मुताबिक ये संख्या बहुत कम है। आवश्यकता है कि सरकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाए। न्यायालयों का अर्थ है कि न्यायालय, जज और उनका साथ का सपोर्टिंग स्टाफ, उसमें फिर कोई स्टेनोग्राफर्स या जो भी आवश्यकता हो उन सब की और व्यवस्था करे सरकार, तो उससे अंतर पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक एक अदालत में लगभग रोज़ 50 से लेकर 100 तक मुकदमे लगते हैं। अगर 50 से 100 तक मुकदमे लगेंगे तो ये सोचना कि न्याय निर्णय भी हो जाए संभव नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। और इसलिए दूसरा ये भी है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कितने योग्य लोगों का हम चयन करते हैं और कितनी ट्रेनिंग हम उनको दे पाते हैं इस बात की कि आगे कैसे न्यायालय की प्रक्रिया को चलाए और उस पूरी ट्रायल को कैसे एक्सपीडिट करे। इसके लिए एक प्रकार का जो न्यायालय है या न्यायालय को जो चलाता है उस व्यक्ति का अपना कन्विक्शन, अपनी उसकी समझ बहुत आवश्यक है। जैसा आपने ये कहा कि इसके लिए सरकार व्यवस्था करे, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर जो मामले हैं और प्रक्रिया है वो खुद जजेस ने अपने हाथ में रखी है, न्यायपालिका के पास है। जजेस का अपॉइंटमेंट करने का मामला हो, पारदर्शिता की बात हो, जो हाई कोर्ट का जो चैनल है, ऑफ कोर्स उस पर न्यायालय चीफ जस्टिस को नाम भेजने होते हैं, परंतु उसके बाद सरकार की बात आती है। लेकिन जो उसके नीचे का जो की व्यवस्था जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के लोग हैं या उसके नीचे के लोग हैं, उसका उसकी जो व्यवस्था बेसिकली सरकार के द्वारा होती है। उसमें ऑफ कोर्स अब ऐसी स्थिति आ गई कि हाई कोर्ट उसको भी देखता है, लेकिन जो देरी है वो देरी ऐसा हम नहीं कह सकते कि अपॉइंटमेंट्स पे होती है। अपॉइंटमेंट्स में जब हाई कोर्ट का नाम चला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जाता है, फिर सरकार को डिसाइड करना होता है। पर सरकार, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार उसको डिले करती है। जब नाम एक बार चला जाता है तो फिर सामान्यतः उसका चयन हो जाता है। नहीं तो क्या माना जाए, तालमेल की कमी है सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में, इस वजह से ये बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक आज इस देश को चलते हुए 47 से आज लगना तो लगभग 60-70 वर्ष होने वाले हैं। तो किसी समय भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि न्यायालय खाली है या न्यायालय में जज अपॉइंट नहीं हुए, इसके कारण डिले हो रही है। डिले जो होती है, मैंने जैसे बताया कि हर मुकदमे में 5 पक्ष होते हैं। कौन 5? एक जो वादी, एक प्रतिवादी, एक वादी का वकील, एक प्रतिवादी का वकील और 5वां जज। अब किसी तिथि पर अगर में से एक व्यक्ति एब्सेंट हो तो फिर तारीख लग जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर तारीख दी जाती है इस तरह। या मान लीजिए अगर आपकी गवाही होनी है, गवाही में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, उसमें जो समय लगता है वो लगता है, वो स्वाभाविक समय लगता है। लेकिन तारीख के लिए तो कानून बना कि 2 बार से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जजेस भी देते हैं और वकील भी मानते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई कारण सामने आता है, मान लीजिए आपका वकील बीमार पड़ जाए, तारीख देनी पड़ेगी। ऐसे ही मानो जज किसी कारण से नहीं आया
तो उस दिन तारीख लगेगी। ऐसे ही जहाँ गवाही देनी है और पार्टी की गवाही नहीं आई तो आप क्या करेंगे? ये ठीक है कि उसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर साहब सारी बात सही है, लेकिन अगर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचें तो उसको तो सस्ता न्याय चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए और एक सुलभ न्याय चाहिए, और वो पॉसिबल हिंदुस्तान में नहीं हो पा रहा है। नहीं, उसका कारण मैंने आपको बताया कि संख्या, जजेस की संख्या कम है एक बात, और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जितनी हो गई है और जितने न्यायालय में वाद बढ़ गए हैं उसके कारण, उसका ये प्रमुख कारण है। और दूसरी बात जहाँ तक है, न्याय को सुलभ करने के लिए जहाँ न्यायालय की प्रक्रिया है उसके साथ साथ आज मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या लोक अदालत और इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं और जो बहुत इफ़ेक्टिवली चल रही हैं, उससे काफ़ी जल्दी केस डिसाइड हो जाते हैं। पर ये ठीक है कि और ज़्यादा तेज़ी आनी चाहिए, उसके बारे में सब पक्ष ही जिम्मेवार हैं। न्यायालय के साथ साथ वकील और क्लाइंट्स, ये सब उसके लिए जिम्मेवार है। सरकार भी कुछ हद तक जिम्मेवार है। एक भ्रष्टाचार भी जो है काफ़ी अब सुनने में आता है कि न्यायालय के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, और ये भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल है इसका। नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, मैं अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपने और अभी गवाही कराई, आप चाहेंगे कि गवाही की नकल उसी दिन आपको मिल जाए, उसके लिए आप उसको जो पेशकार को कुछ पैसे दे देते हैं। अब इसको आप रिश्वत माने या क्या माने, पर उसके कारण आपको वो दूसरी कॉपी बना के दे देता है। उसका एक और भी तरीका है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करे, और हमने अब क्या किया कि हर न्यायालय में एक जो इसकी फ़ोटोकॉपी की मशीन ये प्रोवाइड की है। तो सरकार तो व्यवस्था कर रही है और जो जजेस हैं वो भी इस बात का ध्यान करते हैं, परंतु फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ें ऐसी हों जो प्रक्रिया के आधार पर ना हो बल्कि जल्दबाजी के आधार पर हों। तो उसमें ये कहना है कि भ्रष्टाचार है, एक थोड़ा ज्यादती होती है। सुविधा शुल्क कह सकते हैं आप। जब आप चाहेंगे कि मुझे अभी तुरंत उसकी कॉपी चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति थोड़ा शाम को देर तक बैठता है और वो एक कॉपी और बना देता है। तो उसको रोकना भी संभव नहीं है। इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो हम सब की जिम्मेवारी है कि इस तरह की स्थिति को ना आने दिया जाए। एक व्यवस्था का जो हिस्सा ये बन चुका है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात, जो भ्रष्टाचार की बात करें, कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो ऊपर के लेवल पे, जजेस के लेवल पर भी भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है, जिसको पहले माना जाता था कि नहीं, जुडिशरी से अलग है। नहीं, ऐसा कहना, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर जो प्रक्रिया है वो यूज़ होती है की जाए। ऐसे कई केस हैं जिसमें जजेस के ऊपर भी और हाई कोर्ट के जजेस पर भी कार्रवाई हुई है। तो जब कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। डिले की आपने बात की है कि किस तरीके से मामलों में देरी होती है सुनवाई में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपने हल्का सा भी जिक्र भी किया कि जो ट्रेनिंग की कमी है जजेस को, विषय विशेषज्ञों की कमी है। उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार ने, हर हाई कोर्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का बना है। अब उससे कुछ लाभ भी हो रहा है और वो रेगुलर ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन ये है कि प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का लाभ कब तक आएगा, उससे पहले सिलेक्शन का विषय है। सिलेक्शन ठीक हो, उचित व्यक्ति सेलेक्ट हो और फिर उसकी ट्रेनिंग हो, तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ सिलेक्शन का अपना एक प्रक्रिया कैसी होती है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और सिलेक्शन के लिए तो हम सब जिम्मेवार हैं। हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और उधर सरकार भी है। ट्रेनिंग के लिए जो आपने बात की कि ऐसा भी होता है कि जो आपराधिक मुकदमे सुनने वाले जज हैं उनको सिविल में लगा दिया जाता है, जो सिविल
मैटर के हैं उनको। देखिए, जज जो है जब उसका सिलेक्शन होता है तो जज का सिलेक्शन इस आधार पर नहीं होता कि ये फौजदारी देखेगा या दीवानी देखेगा। जज फाइनेंशियल को मैटर्स ये देखेगा। माना जाएगा कि वो किसी भी तरह के मुकदमे उसको दिए जाए तो वो काम करेगा। तो इसलिए जब अपॉइंटमेंट जब होती है उसके बाद जो काम दिया जाता है वो हाई कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट जो डिसाइड करता है वैसा काम दिया जाता है और उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई दीवानी देख रहा है, कभी फौजदारी देख रहा है, कभी फाइनेंशियल देख रहा है। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली एक आदमी एक ही तरह के मुकदमे देखता है। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर एक ही तरह का मुकदमा एक जज देखता है तो वहाँ फिर भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए चेंजेस होती रहती हैं। अच्छा, परिवर्तन इसलिए चलता रहता है। ऐसा नहीं कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी सब्जेक्ट का किसी जज के पास। स्पेशलाइजेशन का इशू इसलिए नहीं है कि मान लीजिए छोटी अदालत है, वहाँ अगर मान लीजिए 2 जज हैं तो हम ये कहें कि एक फौजदारी का जज हो, एक दीवानी का जज हो और एक फाइनेंशियल मैटर्स का जज हो, संभव ही नहीं है। और जो छोटी तहसील है, अगर पूरे देश का हिसाब देखें तो न्यायालयों की जो संख्या है वो कम है। क्योंकि मान लीजिए अगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज एक ही है तो वहाँ सब जज 2 या 3 होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो तो न्यायालय की संख्या बढ़ेगी तो ये सारी बातें हो सकती है कि भाई आप अलग अलग तरह के लोगों को बनाएं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गर्ग साहब के हिंदुस्तान में 5 लाख लोगों पर एक जज है, जबकि विदेशों में जो ये क्राइटेरिया है 50,000 लोगों पर एक जज का है। और इस तरीके से देखा जाए तो हर रोज़ एक अदालत में 100 मुकदमे सुने जाते हैं और वो संभव नहीं है किसी भी जज के लिए। जब तक बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक मुकदमों का बोझ कम होगा, ये सोचना थोड़ा बेमानी होगा। न्यायपालिका पर हम जस्टिस MC गर्ग से चर्चा रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है न्यायिक व्यवस्था को लेकर और जजों की नियुक्तियों को लेकर। कभी कभार ये भी लगता है कि देश को सशक्त न्यायपालिका चाहिए कि समर्थ न्यायपालिका चाहिए, पावरफुल जुडिशरी चाहिए कि परफेक्ट जुडिशरी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस फोरम में बैठे हुए सभी महानुभाव अपने अपने दायरे में चर्चा करें। हम पावरफुल तो होते चले जा रहे हैं, जितनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं, पावरफुल होना गलत नहीं है, लेकिन उतनी तेजी से परफेक्ट होना उतना ही अनिवार्य हो गया है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। और यह आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए ये एक जगह है, यानी इतनी क्रेडिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूशन की। और जब आलोचना असंभव रहती हो तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। हम उस प्रकार के इनबिल्ट डायनेमिक मैकेनिज्म को डेवलप करें और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सर, आपने देखा कि इस बार किस तरीके से जजेस को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आप लोग जब खुद बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल किसी केस का नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मुझे कोई और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनसे बातचीत जारी रखी है और एक प्रकार का रोस्टर भी जारी किया है, जिसके बारे में मुख्य रूप से उनका कुछ था जो जजेस का ऑब्जेक्शन था। पर ये विषय जो है, क्योंकि रोस्टर तय करना और केसेस का डिसाइड करना वो चीफ जस्टिस की एक पावर है और वो पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। तो
कोई किसी व्यक्ति को उसके बारे में कुछ कहना है तो वो वास्तव में जजेस को आपस में बात करनी चाहिए, परंतु ये जो कुछ हुआ उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। परंतु उसके बाद ये स्थिति काफ़ी ठीक हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आया और बाकी जजेस का भी बयान आया कि हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे, तो ये इशू ख़त्म हो गया वास्तव में। आपको ये नहीं लगता कि ऐसे मामलों से, और पिछले कुछ सालों में भी, दोनों चीज़ों को मैं क्लब करके बात कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो एक विश्वसनीयता थी वो घटी है लोगों की नज़रों में, आम आदमी की नज़र में? देखिए, ये कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि आज भी देश में न्यायपालिका के बारे में सामान्य व्यक्ति का पूरा विश्वास है। और अगर सब कुछ छोड़कर व्यक्ति कोई किसी की तरफ आशा की नज़रों से देखता है तो वो न्यायपालिका है। सर, आपने कहा कि लोगों पे भी विश्वास है, ठीक है, लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास भी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डंडा दिखाया जाता है, लोग इस वजह से भी चुप रहते हैं। लोगों के अंदर अगर रोष है तो उस बात का इजहार नहीं कर पाते हैं। जस्टिस सिस्टम के बारे में जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और जो उन सिस्टम के सम्मान के बारे में करता है, तो वो फिर कंटेम्प्ट की बात आती है। कंटेम्प्ट की बात को ऐसा नहीं आती कि हर कि जज अपने ऑर्डर को चलाने के लिए कंटेम्प्ट, ऐसा नहीं होता। कंटेम्प्ट बड़ी मुश्किल से, बहुत ही रेयर स्थिति में आता है। कंटेम्प्ट तब आता है जब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो वास्तव में पूरे न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चोट करता है। नहीं, चोट का सवाल नहीं है सर। क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए न्यायिक व्यवस्था पर? पारदर्शिता की हम बात करते हैं, तो क्यों चर्चा ना की जाए? अगर कोई खामी है उसको क्यों उजागर ना किया जाए? पारदर्शिता के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि जजमेंट छपती है, जजमेंट जब छप जाती है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उस पर अगर कोई बैठकर चर्चा करना चाहे तो कर सकता है, करते भी हैं लोग। ऐसी कई परिचर्चाएँ होती हैं बार एसोसिएशन के माध्यम से, बार काउंसिल के माध्यम से, और इवन जो हमारा लॉ कमीशन है वो उन जजमेंट्स को देखता है और उस पर कुछ अगर लिखना हो तो लिखता भी है। सर, जैसे आपने जजेस के नियुक्तियों की बात की, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो है न्यायपालिका में और सरकार में आजकल टकराव देखने को मिला, आप कितना सहमत है इस कॉलेजियम सिस्टम से? नहीं, बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कोई आज का तो है नहीं, और वास्तव में हमारे न्यायालयों ने अलग अलग जजमेंट्स की हैं और वो चल रही हैं। अब ये जो अभी जो नया एक्ट बना और जिसमें एक जज ने विरोधी ओपिनियन दिया, तो अब जब कभी कोई सुधार आएगा, रिव्यू होगा, तब फिर आगे चलेगी। न्यायपालिका और सरकार के बीच में कई बार टकराव देखने को मिला है, और आजकल खुद न्यायपालिका के बीच में ही टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। देश की सर्वोच्च अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 वरिष्ठ जजों का समूह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों का चयन करता है। कॉलेजियम द्वारा गुण और कौशल के मूल्यांकन के आधार पर सरकार से जजों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, मगर सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए ये कहा था कि न्यायाधीश न्यायिक परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति और तबादले से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार न्यायालय के पास ही होना चाहिए। इसी दिशा में अक्टूबर 2017 को एक अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर उंगली न उठे, लिहाजा जजों की नियुक्ति और तबादलों से जुड़े मामले सार्वजनिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी जज की नियुक्ति या तबादले का मामला है तो उसकी वजह को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा
और यदि किसी के आवेदन को खारिज किया जाता है तो उसकी वजह भी बताई जाएगी। निश्चित तौर पर कॉलेजियम के कदम से न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी। सर, जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर तो जजेस की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत सारे फैसले होते हैं कि किसको जज अपॉइंट करना है। नहीं, मैंने बताया ना, जो तो सिस्टम की बात है, जब तक सिस्टम में नहीं तो इसको परिवर्तन बदला नहीं जाना होगा। चाहिए सर सिस्टम को। नहीं, बदला जाने की बात तो हर बार कही गई है। वो ये जो पूरा का पूरा एक्ट बना था वो भी इसी बात के लिए बना था, जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट एक्ट जो बना था अभी थोड़ी देर पहले, और जिसको पूरी पार्लियामेंट ने एक सोर्स से पास किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। जब कभी कोई बड़ी बेंच बनेगी, जब कभी कोई चेंज आएगी तब होगा। चलिए सर, एक सवाल और आपसे कि जब अदालत फैसला देती है तो ये माना जाता है कि सामने कौन खड़ा है, कौन वकील खड़ा है, फेस वैल्यू काफ़ी मायने रखती है। ये कितना सत्य है? और इसके अलावा लोगों के मन में एक शंका और रहती है कि बड़े लोगों के लिए तो रात को 12 बजे भी अदालत खुल जाती है और जो छोटे और गरीब लोग हैं उनको 20-20 साल 30-30 साल धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो कोई असमय जब अदालत को खोला जाता है तो कोई ना कोई विशेष कारण रहता है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वो डिसाइड करता है कि कौन सी अदालत कब लगेगी, अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो। क्योंकि न्यायालय तो 24 घंटे का होता है, न्यायालय का कोई समय नहीं होता 10 से 5 का। और रही बात ये कि भाई फेस वैल्यू की बात, इसके बारे में तो एक बड़ी सिंपल सी बात मैं करता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कानून का अच्छा ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, वो जब अपनी बात कहता है तो उसकी बात समझ में आती है। और एक जो नया व्यक्ति है, कई बार वो अपनी बात नहीं कह पाता, वो अंतर तो हमेशा रहेगा ही। तो जैसे जैसे व्यक्ति ट्रेंड होगा, जैसे जैसे उसकी अपनी क्षमता बढ़ेगी, तो वो फिर अगर एक तरफ बड़ा वकील है तो दूसरी तरफ जो वकील है उसकी सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बड़ा वकील है तो उसके कारण उसके पक्ष में डिसाइड हो जाता है जी। डिसाइड तो जज करता है, जज फाइल देखता है, जज उसकी प्लीडिंग्स देखता है और दोनों साइड के और बहस सुन के डिसाइड करता है। ये कहना कि भाई कोई एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसके कारण से न्याय का इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं है। चलिए, आपसे चर्चा में काफ़ी सारी बातें हुई हैं, लेकिन कार्यक्रम का नाम नमो इम्पैक्ट है और हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे सुझाव दें सरकार को जिससे कि ये सब चीज़ें दूर हों। इसमें बेसिकली तो जजों की संख्या बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर जज होंगे, न्यायालय ज़्यादा होंगे तो नेचुरली अगर आज एक किसी ज़िले में 1000 मुकदमे हैं और जज 2 या 3 हैं तो हर जज के पास कितने आएंगे हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर जज ज़्यादा हैं तो सामान्यतः जब कम संख्या होगी तो उनकी तारीखें भी जल्दी लगेंगी और जल्दी डिसाइड होगा। तो पहला तो यही बात है और ये अप्लाई करता है नीचे के जज से, न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सब जगह सरकार को चाहिए कि जितनी आवश्यकता है उतने जजेस के अपॉइंटमेंट करे। और दूसरी बात है कि न्याय जो हमारे जो न्यायालय में जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसका रिव्यू करते रहना चाहिए। जहाँ पर कुछ अभी ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का जो झगड़ा चल रहा है उसको जल्दी ख़त्म करके, और क्योंकि उसमें वास्तव में जजेस की क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ चर्चाएं हैं, तो वो होगा तो अच्छा हो जाएगा। जल्दी करना चाहिए उसको। उस दिन दोनों पक्ष, सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई बात करनी है तो करनी चाहिए, उसको जल्दी करना चाहिए, उसको करने से लाभ होगा। चलिए, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बात करने के लिए। थैंक यू। आज हमारे साथ थे जस्टिस MC गर्ग, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं। काफ़ी सारी बातें बताई, लोगों के मन में भ्रम है बहुत सारे न्यायपालिका को लेकर, उसको लेकर हमने सवाल पूछे और जज साहब ने उनके जवाब दिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए जिससे कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। हम चाहेंगे कि सरकार तक जज साहब की बात पहुँचे और इस पर बहुत जल्द से जल्द अमल किया जाए।
कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह हम किसी नए गेस्ट के साथ फिर होंगे मौजूद। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh.